यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस उपचुनाव की तारीखों की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद भी सूबे का सियासी पारा अधिकतम तापमान पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां इस उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लोकसभा में उसका साथ देने वाली समाजवादी पार्टी को ही काटने के लिए इस चुनावी संग्राम में उतरने की फिराक में है। तो वहीं सपा और भाजपा दोनों के ही समीकरणों को बिगाड़ने के लिए ही, दोनों के खेल को बिगाड़ने के लिए और इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए बसपा भी अपने प्रत्याशियों को इस उपचुनाव में उतारने में लगी हुई है। बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से सपा और भाजपा दोनों के ही खेमों में हलचल है, क्योंकि भले ही सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली बसपा मजबूत स्थिति में ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में कुछ सीटों पर सपा तो कुछ सीटों पर भाजपा का खेल बिगाड़ने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है और साथ ही उपचुनाव वाली कई सीटों पर उनकी जनसभाएं भी हो चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में हो गई है बहुजन समाज पार्टी की एंट्री। दरअसल इस समय अगर बात करें यूपी विधानसभा की, तो यूपी विधानसभा में बसपा के पास मात्र एक ही विधायक हैं जो पूरे सदन में अकेले अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा कोई भी सीट जीत नहीं पाई और उसके हाथ खाली रह गए। यानी देखा जाए तो इस समय बहुजन समाज पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि पाने के लिए 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर वह जोर आजमाइश में लगी हुई है। कानपुर की सीसामऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर समेत उपचुनाव वाले और भी कई सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी और भाजपा की ओर से अभी अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में मायावती ने अपनी पार्टी की ओर से उपचुनाव वाली कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दोनों ही दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आमतौर पर बसपा उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती है, लेकिन इस बार के यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ऐसे में उपचुनाव के लिए बसपा की बढ़ती एक्टिविटीज का कारण क्या है और उसकी बढ़ती एक्टिविटीज से किसे नफा और किसे नुकसान होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बसपा का हाथी कोई खास दम नहीं दिखा सका था, लेकिन उसके ऊपर राजनीतिक गलियारे में एक टैग लग गया और वो टैग था कि वो भाजपा की टीम बी है। राजनीतिज्ञों के अनुसार, यानी राजनीति को जानने वाले लोगों के अनुसार, बसपा ने कहीं ना कहीं इस बार हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए टीम बी का काम करते हुए उसे जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में बसपा पर लगे इस टैग को छुड़ाना मायावती की बसपा के लिए पूरी तरीके से जरूरी हो गया है और इस बार के उपचुनाव में बसपा के एक्टिव होने के कारण अगर हम देखें तो इन कारणों में एक विशेष कारण ये देखा जा रहा है कि वो इस टैग को हटाना चाहती हैं। वहीं इसके अलावा इस समय बसपा के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर पाने के लिए सारा जहां जैसी स्थिति बनी हुई है और इसके अलावा उसके वजूद के लिए भी इस उपचुनाव में भाग लेना उसकी मजबूरी बन गई है। हालांकि बसपा की वर्तमान समय में मजबूती काफी कम हुई है और लोकसभा चुनाव में इसके वोट परसेंटेज भी सिंगल डिजिट के अंदर आ गए हैं, यानी पूरी तरीके से सिमटने लगे हैं। लेकिन अपना वजूद बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी भले ही कोई सीट जीते अथवा ना जीते, किंतु भाजपा और सपा दोनों के लिए ही सिरदर्द का काम जरूर करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बसपा ने यही काम किया और जिन सीटों पर वो लड़ी उन सीटों पर उसने अन्य दलों के वोटों का समीकरण बिगाड़ने का ही काम किया है। इसके चलते दर्जनों सीटों पर भाजपा और साथ ही सपा दोनों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उन्हें नुकसान हुआ। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा जातिगत रूप से इस चुनाव को पूरी तरीके से त्रिकोणीय स्वरूप देने का काम कर सकती है।
लेकिन कैसे, आइए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं यूपी विधानसभा के उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में यह सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद ने जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को सपा ने अपना टिकट दिया था और सांसदी का चुनाव लड़वाया था। उन्होंने चुनाव जीता और मिल्कीपुर सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते अब इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में यह सीट सपा और भाजपा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि भाजपा को लोकसभा चुनाव में फैजाबाद उर्फ अयोध्या सीट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर विपक्ष ने उसे पूरी तरीके से इस मुद्दे पर घेरा था। वहीं इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी विशेष नजर बनाए हुए हैं। अब इस सीट के जातिगत समीकरणों पर यदि हम एक नजर डालें तो यहां सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति के वोटर्स की है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी यहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा यहां मुस्लिम वोटर्स भी संख्या अच्छी तादाद में है। अब अगर गौर करने वाली बात यहां पर नोटिस करें तो यहां सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति के मतदाताओं की है और ऐसे में बसपा इन अनुसूचित जाति के वोटर्स पर पूरा फोकस करेगी और इस परिस्थिति में यहां भाजपा और सपा दोनों के ही समीकरण को बिगाड़ने का खेल बसपा बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाली है। ऐसे में इस सीट पर विशेष रूप से बसपा ने दोनों के लिए ही टेंशन पैदा कर दी है। वहीं आगे बात करें अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट की तो यहां अनुसूचित जाति के लगभग 95,000 मतदाता हैं। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 50,000 है। इसके अलावा ठाकुर जाति से जुड़े लगभग 30,000 मतदाता हैं। कुर्मी जाति के 45,000, मुस्लिम समाज के 40,000, यादव जाति के 22,000, निषाद समाज के 30,000, राजभर 20,000, मौर्य 10,000, पाल 7,000, बनिया 15,000, कुम्हार और कहार 6,000 और अन्य की आबादी लगभग 25,000 मानी जाती है। यह सीट भी यदि गौर करें तो अनुसूचित जाति के वोटर्स की बाहुल्यता वाली सीट है। साथ ही ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी यहां मजबूत है। ऐसे में यदि इस सीट पर बसपा किसी अनुसूचित जाति के अथवा ब्राह्मण कैंडिडेट को यहां चुनावी मैदान में उतारती है तो इस सीट पर वो भाजपा और सपा दोनों को ही कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि यहां यादव समाज में लालजी वर्मा को लेकर सपा से थोड़ी नाराजगी है, जिसके चलते संभवतः यहां भाजपा भी सपा के कट्टे वोटों की बदौलत जीत दर्ज कर सकती है। अब अगर रुख करें मुरादाबाद के कुंदर की सीट की ओर तो यहां कुल वोटर्स की संख्या का 58% हिस्सा मुस्लिम वोटर्स का है। इसके अलावा ओबीसी और दलित वोटर्स भी यहां निर्णायक भूमिका में हैं। हालांकि यहां लंबे समय से सपा के प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करते आ रहे हैं, किंतु यहां बसपा सुप्रीमो अपने कैंडिडेट को खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ वोट को काटने का काम करेंगी। इसके साथ ही मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट के जातीय समीकरण पर भी एक नजर डालें तो यहां सबसे अधिक संख्या यादव मतदाताओं की है। इस सीट पर यादवों के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य और तीसरे नंबर पर बघेल और अधिक संख्या में आते हैं और संख्या बल के आधार पर चौथे स्थान पर क्षत्रिय जाति के मतदाता आते हैं। हालांकि इस सीट पर साल 2002 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से यहां समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है और यह सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। अब बात करते हैं 5वीं सीट की और वो है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री व भाजपा विधायक अनूप वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई। इस सीट पर भाजपा रालोद गठबंधन के साथ मजबूत स्थिति में है। खैर विधानसभा क्षेत्र में जाट वोटर्स की संख्या अधिक है। इसके साथ ही दलित वोटर्स भी यहां काफी मजबूत संख्या में है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम वोटर्स और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी यहां निर्णायक भूमिका में रहती है और साथ ही अन्य वोटर्स भी यहां अहम किरदार निभाते हैं। ऐसे में इस सीट पर बसपा, भाजपा और सपा दोनों के ही वोटों को काटने का काम करेगी, लेकिन नुकसान पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट की
तो यहां वैश्य और अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके साथ ही जाट वोट बैंक भी गाजियाबाद सदर सीट पर काफी अहमियत रखता है। मायावती की बसपा यहां के वोटर्स पर थोड़ी सेंधमारी कर सकती है, किंतु एक दल को फायदा तो दूसरे को यहां बसपा नुकसान पहुंचाएगी। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति, फिर जाट और फिर गुर्जर वोटर्स यहां पर आते हैं। यहां 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद यह सीट साल 2017 में भाजपा और फिर 2022 में रालोद के कब्जे में आ गई थी। वहीं संगम नगरी प्रयागराज की ओर अब हम बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर पिछले 2 बार के विधानसभा के चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा ने कब्जा किया था। फूलपुर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक संख्या में दलित वोटर्स हैं। इसके बाद यादवों की संख्या यहां अधिक है। वहीं सवर्ण मतदाताओं के साथ साथ यहां मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस सीट पर बसपा वोटों पर सेंधमारी करने की भूमिका में अहम किरदार निभा सकती है। अब बात आती है मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट की। मझवा विधानसभा सीट से विधायक रहे विनोद कुमार बिंद को भाजपा ने भदोही से टिकट दिया था, जहां उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी ललितेश मिश्रा को हराया और संसद पहुंचे थे। वहीं मिर्जापुर में अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की थी। इस सीट के जातिगत समीकरणों को यदि हम देखें तो यहां सबसे अधिक संख्या में दलित, ब्राह्मण और बिंद वोटर्स हैं। इसके बाद कुशवाहा समाज के वोटर्स, फिर पाल और उसके पश्चात राजपूत, मुस्लिम और पटेल वोटर्स की संख्या आती है। और अब बात आती है उस 10वीं विधानसभा सीट की जहां उपचुनाव होने वाला है, और वो सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 80,000 है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 55,000 के आसपास है। वहीं इसी क्रम में दलित वोटर्स की संख्या की बात करें तो यहां 35,000 दलित वोटर्स हैं। कायस्थ 20,000, यादव 16,000, वैश्य 15,000 और सिंधी पंजाबी वोटर्स लगभग 2,000 की संख्या में हैं। इन सभी समीकरणों पर यदि हम गौर करें तो इनमें ज्यादातर सीटों पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या अधिक होने के नाते बसपा यहां घात लगाने का काम करेगी। यद्यपि जीतने की कोशिश में वो लगी हुई है, पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अधिकांश सीटों पर वो चाहे सपा अथवा भाजपा के वोटों को काटने का ही काम करने वाली है। ऐसे में यह त्रिकोणीय मुकाबला कौन सा रूप दिखाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। यूपी की राजनीति से जुड़ी और भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।